ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू, हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। बांग्लादेश को मोहरा बना सकता है पाकिस्तान। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं दोनों, और 1947 तक दोनों भारत के हिस्से हुआ करते थे, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश 1947 में अलग हुआ था। और बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था ये। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। ये बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा हमारी किससे, बांग्लादेश से भी लगती है। तो जब से शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से हटाई गई हैं, तब से बांग्लादेश की आंतरिक परिस्थितियां विषम ही बनी हुई हैं। और ये आप देखते हैं कि शेख हसीना भारत में शरण ली हुई है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ना तो राजनीतिक स्थिरता बहाल कर पाई है, ना ही हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाई है। विदेश नीति के मोर्चे पर यूनुस और उनकी टीम सत्ता में बने रहने के लिए बांग्लादेश को चीनी और अमेरिकी हितों के बीच बड़े भू राजनीतिक टकराव का मंच बनाने में लगी है। और जब यूनुस सत्तासीन हुए, तब यही आम धारणा बनी थी कि अमेरिका की शह पर ऐसा संभव हुआ है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा था कि अमेरिका ने एक तख्ता पलट करवाया है। यूनुस उस समय अमेरिका की डेमोक्रेट सरकार के चहेते समझे जाते थे, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क में अपनी पैठ के बल पर उन्होंने जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध चुनाव में वित्तीय सहायता भी की थी। इसे लेकर ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी भी जताई थी। जब ट्रंप सत्ता में लौटे तो यूनुस ने खुद को उपेक्षित महसूस किया। भारत से वह पहले ही तनातनी बढ़ा चुके थे। हालात भांपकर अपना सत्ता कायम रखने के लिए यूनुस ने चीन का सहारा ले लिया, और बांग्लादेश के इतिहास में वह पहले राष्ट्र प्रमुख बने जिसने अपनी पहली, आप देखते हैं कि विदेश यात्रा के लिए भारत को न चुनकर चीन को चुना। चीन दौरे पर यूनुस ने यह सब कहा कि जिससे चीन खुश हो और भारत असुरक्षित महसूस करे। उन्होंने इशारों में यहां तक कहा कि बांग्लादेश की स्थिति में है कि पूर्वोत्तर भारत का संपर्क शेष भारत से काट सकता है। इस क्षेत्र में वह समुद्र का अकेला पहरेदार है। उसका इशारा संवेदनशील चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर था। यह पट्टी पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ती है। इस कॉरिडोर के उत्तर में चीन से बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती कर रखी है। यूनुस चीन को यह संदेश देकर भी आए कि भारत चीन से टकराव की स्थिति में बांग्लादेश उसकी सहायता करने को तैयार है। इसके बाद खबरें आई कि बांग्लादेश और चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक सामरिक वायुसैनिक अड्डे का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। इस पर भारतीय सेना ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तिस्ता प्रहार नाम से एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। चीन के प्रति झुकाव दिखाने के पीछे यूनुस का एक उद्देश्य यह भी था कि अमेरिका उनकी सुध ले, और कुछ समय बाद ऐसा हुआ भी। ये आप देखिए, जो पूर्वोत्तर भारत है ना, यहाँ आप लोग बात हो रही है इसकी। और ये चाइना है, आप देखिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे भी। अमेरिका ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा से जवाब तलब किया, और उस दौरान ऐसी भी खबरें आई कि यूनुस सरकार ने अमेरिका को म्यांमार के रखाइन प्रांत तक बांग्लादेश की जमीन पर एक कॉरिडोर बनाने की अनुमति दी, और ताकि म्यांमार की चीन समर्थक और सैन्य सरकार के विरुद्ध अराकान आर्मी और कचिन कुकी हथियारबंद गुटों को निरंतर सहायता पहुंचाई जा सके। इसका उद्देश्य आप देखें, इसका उद्देश्य क्या है? चीन और म्यांमार की सैन्य सरकार का प्रभाव बंगाल की खाड़ी से मिल लगने वाले क्षेत्रों से समाप्त करना माना गया। इसके लिए कॉक्स बाजार के हवाई अड्डों पर एक ड्रोन बेस बनाए जाने की भी चर्चा तेजी से चली थी, और इसे लेकर बांग्लादेश में सामरिक चिंताएं बढ़ गईं, क्योंकि अराकान आर्मी बौद्ध गुट है और चटगांव क्षेत्र के चकमा बौद्ध उसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी उन पर अत्याचार करते आए हैं। आखिर जनरल वकार को यह संकेत देना पड़ा कि ऐसा कोई कॉरिडोर बनने नहीं जा रहा है। और निर्वासन में भारत में रह रही आप देखते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि यूनुस ने देश को अमेरिका के हाथों में बेच दिया। जनरल वकार की स्थिति पेचीदा हो गई है। अगले महीने उन्हें बीजिंग जाना है, और जहां उनसे पूछा जा सकता है कि वह चीन के साथ हैं या फिर अमेरिका के। और यह सब भारत के नैसर्गिक भू राजनीतिक रिश्ते को तोड़कर चीन अमेरिका के बीच खेले जा रहे खेल में दोहरी चाल चलने की यूनुस की नीति का ही नतीजा है। जनरल वकार का रूप भी अभी स्पष्ट नहीं है।
और उन्होंने यूनिस पर दबाव बनाना शुरू किया है और इसी साल दिसंबर तक चुनाव कराए जाएं। यूनिस इसके लिए तैयार नहीं दिखते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अधिक दबाव बनाया गया तो इस्तीफा दे देंगे। पता नहीं दोनों के बीच कितने मतभेद हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं है कि जनरल वकार अपने लिए कोई अवसर देख रहे हों। शेख हसीना का बांग्लादेश आना संभव नहीं दिखता है। विपक्षी नेता खालिदा जिया बिड बीमार है। यूनिस भी 85 वर्ष के हैं। अपनी सरकार की आप देखते हैं सलामती के लिए सेना पर ही निर्भर हैं, चूंकि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में दशकों सैन्य शासन रहा है। इसलिए संभव है कि सेना ही देर सवेर देश की कमान संभाल ले और इस अस्थिर दौर में बांग्लादेश के पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथियों और अन्य कट्टर इस्लामी ताकतों को मजबूत होने का पूरा मौका मिल रहा है। वे महिलाओं को अधिकार देने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। भारत को पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसे पहलगाम हमले से पहले हमारा आतंकी पाकिस्तान गए थे और वैसे ही बांग्लादेश में हमास और अलकायदा जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं। 2016 में आप देखते हैं कि ढाका के एक कैफे में आतंकियों ने लोगों को उनका मजहब पूछकर मारा था। मारे जाने वालों में एक भारतीय लड़की समेत अधिकतर विदेशी थे। पिछले कुछ समय से तुर्की की एक एनजीओ समर्थित इस्लामिक कट्टरपंथी गिरफ्तार बांग्लादेश का प्रचार कर रहे हैं और जिसके नक्शे में बंगाल, उड़ीसा आदि दर्शाया गया। आशा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना से मात खाने और प्रधानमंत्री मोदी की यह स्पष्ट करने के बाद भारत पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमला सहन नहीं करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को मोहरा बनाने की कोशिश करे। AISI भारत पर अगला आतंकी हमला कराने के लिए बांग्लादेश या रोहिंग्या इस्लामिक गुटों का उपयोग कर सकता है ताकि अपना पल्ला झाड़ा जा सके। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं। इनका नाम है आप देखते हैं कि क्या दिव्य कुमार सोती। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर दोहरा रवैया। एक केरल सरकार का एक प्रस्तावित विधेयक इन दिनों सवालों के घेरे में है। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लेकर आशंका जताई जा रही है कि यह शिक्षकों को सरकार की नीतियों और कानूनों की आलोचना से रोकेगा। अमूमन पूरे आप देखते हैं कि देश में विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कानूनी और नीतियों की आलोचना का अधिकार मिला है। उन पर आम सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की तरह सेवा नियमावली नहीं लागू होती है। इस प्रस्तावित विधेयक की आलोचना इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि यह उस विचारधारा की सरकार लेकर आई है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देती है। केरल में CPM की अगुवाई वाली वामपंथी गठबंधन की सरकार है, देख रहे हैं आप लोग। और आप देखते हैं मोदी सरकार की आलोचना के लिए भाजपा विरोधी दल जिस औजार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल अहम है। और इसलिए इस हिसाब से आप देखिए अभिव्यक्ति को लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों में वैसे आरोप सामने नहीं आते हैं जैसे आने चाहिए। और आप देखते हैं कि जैसे वे भाजपा शासित राज्यों पर लगाते रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी का अनेक विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों की पड़ताल करें तो अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने, मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिश उनके यहाँ खूब हो रही है। ऐसे मामलों में आप देखते हैं कि मामलों की अंतिम सूची तैयार हो सकती है। ये आप देख लीजिए, केरल है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या केरल। ये सत्ता का एक चरित्र होता है, वह अक्सर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। दिलचस्प यह है कि विपक्ष में रहते वक्त सत्ताधारी दल की ऐसी कोशिशों का विरोध करने वाले भी सत्ता मिलते ही अपने क्षेत्र में लोगों की आवाज़ को सीमित करने की कोशिश करने में पीछे नहीं रहते हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए मोहब्बत की दुकान की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी की राज्य सरकारें छोटी सी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाती। पिछले साल कर्नाटक में रिपब्लिकन टीवी के कन्नड़ चैनल पर एक खबर प्रसारित हुई थी जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के काफिले के लिए बेंगलोर में MG रोड फॉर ट्रैफिक रोका गया, जबकि उस दिन सिद्धरमैया मैसूर में थे। हालांकि बाद में चैनल ने इसे अपनी गलती मानते हुए सफाई की खबर प्रसारित की, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने चैनल उसके प्रमुख पर फर्जी खबर चलाने का मामला दर्ज किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मामले को दुर्भावनापूर्ण माना। उसने कर्नाटक पुलिस से सवाल पूछा कि इस खबर में जब चैनल के प्रमुखों की कोई भूमिका नहीं थी तो फिर उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पर भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के कुचलने के आरोप लगते हैं। वो कहते हैं ना कि जब खुद सत्ता में होते तो कुछ और आपके विचार रहते हैं, जब आप विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और विचार होते हैं आपके।
गत दिनों तेलंगाना पुलिस ने पल्स न्यूज की प्रबंध निदेशक और उसकी एक रिपोर्टर को मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी खबर इंटरनेट मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जबकि हकीकत में उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो साझा किया था जिसमें वह रेवंत रेड्डी सरकार से नाखुशी जाहिर कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने भी बीते साल एक पत्रकार के खिलाफ अपनी आलोचना करने के लिए मामला दर्ज किया। और भारतीय राजनीति में आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल का उभार लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती के साथ संस्थानिक सोच को बढ़ावा देने के दावे के साथ हुआ, लेकिन सत्ता में केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जैसे ताकतवर होती गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके लिए भी जुमला होती चली गई। बीते साल पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पत्रकार आरती टिक्कू और रोहन दुआ को गिरफ्तार करने का कोशिश की थी। उन्होंने राज्य के एक पुलिस अधिकारी के सेक्स स्कैंडल को उजागर किया था। पंजाब सरकार ने शीश महल वाली खबरें ब्रेक करने वाले पत्रकार को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। देख रहे हो, ममता बनर्जी सरकार को भी आलोचना पसंद नहीं है। कुछ वर्ष पहले उनकी सरकार ने जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्होंने ममता पर केंद्रित एक कार्टून फॉरवर्ड किया था। इसी आरोप में रिटायर्ड इंजीनियर सुब्रत रैन गुप्ता भी गिरफ्तार किए गए थे। अंबिकेश को अंततः अदालत से राहत मिली। 2020 में एक बड़े बंगला अखबार के संपादक ने इस्तीफा दिया तो उसमें भी ममता ने जोड़कर देखा गया, क्योंकि आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनकी आलोचना की थी। बंगाल सरकार की आलोचना के चलते एक न्यूज पोर्टल माध्यम पर भी एक कार्रवाई की गई थी। केरल में गत वर्ष मकतूब मीडिया के एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने एक रिपोर्ट में केरल सरकार की कुछ नीतिगत आलोचना की थी। हाल में राज्य के मीडिया पोर्टल मरोदानम मलयाली के संपादक को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अगर सत्ता पक्ष इसकी अवहेलना करता है तो विपक्षी दलों को उसकी विरोध करना ही चाहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। विपक्ष में रहते वक्त वे बोलने की आज़ादी की दुहाई देते हुए सत्ता पंथ पर सवाल उठाते रहते हैं और जब खुद सत्ता में हो तो ऐसे भूल जाए। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक है। इनका नाम उमेश चतुर्वेदी है। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताइए। और जहां आप देखते हैं कि बीजेपी के सवाल आते हैं तो बीजेपी भी ऐसे ही करती। मैं कह रहा हूं ना कि सभी पार्टियां एक पे एक 11 हैं। वो सत्ता में आती है तो उनके कुछ और विचार हो जाते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और विचार रहते हैं। साधना की शक्ति मन की गहराई में गोते लगाने से स्वयं की प्राप्ति यानी आत्मशक्ति की अनुभूति होती है और घृणा, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष जैसे भावों से मन विरक्त हो जाता है। हर इंसान के भीतर बसे ईश्वर की अनुभूति उसके जीवन का एक अमूल्य धरोहर है। जो इसका साक्षात्कार कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हर व्यक्ति साधना एवं संकल्प से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। यह विवेक ही है जो गहनता से विचार करने के बाद कि एक कार्य में सफलता दिलाता है। विवेक का अर्थ है चिंतन और अनुभव पर आधारित सूझबूझ। विवेक ऐसा प्रकाश है जो भय, भ्रम, संशय, चिंता जैसे अंधकार को दूर कर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और इसलिए आप देखते हैं कि चिंतन के महत्व को समझकर व्यक्ति को अपने अंदर सत्य की खोज करनी चाहिए। सत्य व्यक्ति का निर्माण करता है। जीवन में सत्य का आचरण व्यक्ति को विनम्र बनाता है और जीवन में सत्य और प्रेम आने से आप देखिए घृणा, भय दूर हो जाता है। सत्य और प्रेम का होना साधना के समान होता है और जिससे में आप देखिए धैर्य, साहस और संयम की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं: आत्मदृष्टा, योग दृष्टा और भविष्य दृष्टा। आत्मदृष्टा की समग्र गतिविधियां आत्म केंद्रित होती हैं। योग दृष्टा वह व्यक्ति होता है जिसने योग को देखने परखने या फिर उसके अनुसार निर्णय लेने की क्षमता होती है। भविष्य दृष्टा दूरगामी सोच रखते हैं और दूरदर्शी होते हैं। जिस प्रकार आप देखिए फूलों का स्पर्श पाकर चलने वाली हवा पूरे वातावरण को सुभाषित कर देती है, उसी प्रकार स्वयं से स्वयं के साक्षात्कार का क्षण आपके मानस को अपनत्व से सुभाषित कर सकता है। हालांकि इसके लिए एकाग्रता, एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। इसलिए आप कहा गया है कि पूरा जीवन एक अनुभव है। आप जितने अधिक प्रयोग करते हैं उतना ही इसे बेहतर बनाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा आप लोग। ये आप देखिए घर के बेदी जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े जा रहे हैं ना, उन्हीं सब की बातें हो रही हैं। और मैं कह रहा हूं ना कि बहुत सारे ऐसे हैं जो खाते भारत का हो गाते उसका है। एक आप देखते हैं कि अभी जवान भी पकड़ा गया जो आप देखिए नौकरी में है, भारत सरकार उसे वेतन दे रही, भाई जासूसी कर रहे हैं आप किसकी? पाकिस्तान की। गजब इंसान हो यार। तो उसी की बात तो नहीं, छोड़िए ना ऐसे मानसिकता के लोगों को।
बहुत सारी हम लोग बातें पहले भी कर चुके हैं। आधी आबादी की सोच, झारखंड में आधी आबादी की अनदेखी करने का परिणाम अब सबके सामने। पूरे देश में झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम है। यह आंकड़ा तब है जब इन आंकड़ों को सुधारने के लिए नियमित प्रयास हुए। हालांकि झारखंड में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। यह आधी आबादी की स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे संकेत हो सकते हैं, लेकिन यह भी सही है कि अभी भी महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों से कम होने का जो ट्रेंड झारखंड में शुरू हुआ है वह बरकरार है। दूसरी तरफ बिहार इससे उबर चुका है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इसी साल मई को जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत जीवन प्रत्याशा पर जारी रिपोर्ट में यह तथ्य सामने है। यह रिपोर्ट आप देखिए 2017 से 2021 के बीच 5 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी लोगों की जीवन प्रत्याशा में कमी आई है। आंकड़े स्वतः चिंता की रेखाएं खींच रहे हैं। पूरे देश में जन्म के समय लोगों की जीवन संभाव्यता में 0.2 वर्ष, जबकि झारखंड में 0.3 वर्ष की कमी आई है। इसी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में ही 0.5 वर्ष बढ़ी है। ये आप देख लीजिए, बिहार है, पटना इसकी राजधानी है, झारखंड है, रांची इसकी राजधानी है, और बिहार से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में कौन? झारखंड। आंतरिक सुरक्षा का मजबूत घेरा होता घेरा, ये भारत में दशकों से चले रहे माओवादी की समस्या अब खत्म होती नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने यह संकल्प लिया कि 31 मार्च 2026 तक देश से माओवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा। नक्सलवाद को अब आप लोग माओवाद के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे ये नक्सल होता क्या है? तो नक्सल भारत में एक वामपंथी उग्रवाद आंदोलन है, जो आप देखते हैं कि यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के नक्सलीबाड़ी गांव में जो 1967 में एक विद्रोह हुआ था ना, वहीं से निकला हुआ है। और यह घोषणा न केवल सरकार के मजबूत इरादों को दर्शाती है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण भी है जो वर्षों से इस हिंसा के साय में जी रहे हैं। दशकों तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के कई जिले माओवाद हिंसा से तरस रहे हैं, और इन इलाकों में आप देखते हैं कि विकास लगभग ठप पड़ गया था और भय का माहौल व्याप्त था। सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, और आप देखते हैं कि माओवादी संगठन अक्सर विकास कार्यों में बाधा डालते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़, जो कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था, अब वहां भी विकास की नई किरणें पहुंच रही हैं। इसका सकारात्मक बदलाव के पीछे केंद्र और राज्य सरकार की बहुआयामी रणनीति है। इसमें सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे निरंतर प्रभावी अभियान शामिल है। आधुनिक हथियारों, बेहतर खुफिया तंत्र और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति भी कारगर साबित हो रही है, जिसके तहत हथियार डालने वाले माओवादियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। लेकिन माओवाद का खात्मा केवल बंदूक के बल पर नहीं हो सकता है, इसलिए सुरक्षात्मक कार्रवाई के साथ साथ विकास कार्यों पर भी जोर दिया जा रहा है। समाधान जैसी योजनाओं के तहत प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और आप देखते हैं कि मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं और स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। माओवाद विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक इन दूर दराज के इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक आप देखिए वहां के नागरिक देश की प्रगति में भागीदार नहीं बन पाएंगे। माओवाद को खत्म करने का लक्ष्य केवल एक राजनीतिक संकल्प नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों के जीवन में एक नया सवेरा भी लाएगा जो दशकों से शांति और विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि यह राय आसान नहीं है। माओवाद की जड़ें दशकों पुरानी सामाजिक आर्थिक विषमताओं में निहित हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल सैन्य कार्रवाई से स्थायी समाधान नहीं मिल सकता है। आदिवासी समुदायों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए, आप क्या सोचते हैं? बताया करिएगा अपनी राय, क्योंकि आपकी राय मायने भी रखती है। प्रीलिम्स आपको देना है, मुख्य परीक्षा आप लिखेंगे, इंटरव्यू आप देंगे, या आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। देश की समग्र प्रगति में पूर्वोत्तर की महत्ता, पूर्वोत्तर राज्यों की बातें हो रही हैं, समझे? तो पूर्वोत्तर भारत में संभावनाओं का एक अनोखा केंद्र है, और आप देखिए रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह क्षेत्र औद्योगिक विकास की असीम संभावनाओं को भी सजोए हुए है, और विशेषकर पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प, ऊर्जा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में। इन संभावनाओं को औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए पूर्वोत्तर भारत को एक गतिशील आर्थिक इंजन के रूप में सशक्त बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु हाल ही में नई दिल्ली में के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। यह समिट पूर्वोत्तर भारत में निवेश प्रोत्साहन की एक सशक्त मंच बनकर उभरा है, जहां वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों ने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं।
और आप देखिए देश की राजधानी में आयोजित यह आयोजन इस तथ्य को भली भांति रेखांकित करता है कि पूर्वोत्तर भारत जो कभी उग्रवाद सशक्त बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि अपस्पा और पृथकतावादी आंदोलन के लिए चर्चित था, आज औद्योगिक विकास, समावेशिता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का नया केंद्र बनता जा रहा है। वस्तुतः पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने न केवल क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ा बल्कि इसकी सामरिक और आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 से निर्माणाधीन धोबरी फुलबारी सेतु, जिसकी लंबाई आप देखिए लगभग 19 किलोमीटर है और देश का सबसे लंबा नदी सेतु होगा। इसके असम और मेघालय के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। और आप देखते हैं कि इसी प्रकार सेवोक रंगपो रेल परियोजना युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है, जो दार्जिलिंग के सिवोक को सिक्किम के रंगपो से जोड़ने का कार्य करेगी। यह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर चीन सीमा के निकट इस क्षेत्र के लिए। वर्तमान में नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। वर्ष 2013-14 तक पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जहां मात्र 8,480 किलोमीटर है, वहीं 2022-23 तक यह बढ़कर 15,735 किलोमीटर तक पहुंच गई है। और आप देखते हैं कि इसी तरह हवाई संपर्क के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। पूर्वोत्तर भारत में जहां पहले केवल 9 हवाई अड्डे कार्यरत थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। इन प्रयासों से न केवल क्षेत्रीय आवागमन सरल हुआ है, बल्कि पर्यटन को भी एक नई दिशा मिली है। पूर्वोत्तर में पर्यटन भी असीम संभावना है। केंद्र सरकार पर्यटन प्रोत्साहन के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के अंतर्गत 1,502.48 करोड़ की राशि पूर्वोत्तर में खर्च कर रही है, और जिसके माध्यम से धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास हो रहा है। इसके अलावा एक विशेष ध्यान नेटवर्क कनेक्टिविटी पर भी है। डिजिटल और संचार सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 2014 से अब तक 3,466 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 4,525 गाँवों में 4G और 5G कनेक्टिविटी का कार्य तेजी से प्रगति पर है। शांति और सतत विकास की ओर बढ़ता पूर्वोत्तर। पिछले 10 वर्षों में आप देखिए पूर्वोत्तर भारत ने संघर्ष, उग्रवाद और उपेक्षा की छाया से निकल उसका शांति, स्थिरता और सतत विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा तय की है। कभी हिंसा और विद्रोह की घटनाओं के लिए पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में अब स्थायी शांति की बुनियाद रखी जा चुकी है। बीते एक दशक में पूर्वोत्तर में हिंसक घटनाओं में 71% और नागरिकों की मृत्यु में 86% तक की गिरावट दर्ज की गई है। यह परिवर्तन इस क्षेत्र के बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी दर्शाता है। अब तक अनेक शांति समझौतों के माध्यम से लगभग 10,574 हथियारबंद युवाओं ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। शांति स्थापना की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों में सबसे महत्वपूर्ण है अपस्पा जैसे विवादास्पद कानून का चरणबद्ध रूप से निष्कासन। असम के 60% क्षेत्र, नागालैंड के 7 जिले, अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्यों से अपस्पा हटाया जा चुका है। साथ ही लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद जैसे असम मेघालय, असम नागालैंड, असम मिजोरम, असम अरुणाचल प्रदेश के बीच को शांति तरीके से सुलझाने में सफलता प्राप्त हुई। विकास के मोर्चे पर भी आज पूर्वोत्तर तेजी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ की वार्षिक विकास दर 11% तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से भी कहीं अधिक है। लुक ईस्ट पॉलिसी के स्थान पर लाई गई एक्ट ईस्ट पॉलिसी से इस क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ा है और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए रणनीतिक प्रवेश द्वार। पूर्वोत्तर के क्षेत्र अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज की भूमिका निभा रहा है और केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इस क्षेत्र को व्यापार, संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग के नए आयामों से जोड़ रहा है। वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, जिसमें भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कालादान बहुमाध्यमीय परिवहन योजना प्रमुख है। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग परियोजना मणिपुर के मोरेहे से आरंभ होकर म्यांमार के तामू होते हुए थाईलैंड के मायसाट तक लगभग आप देखते हैं कि 1360 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क सुविधाएं प्रदान करती है। इसी प्रकार कालादान परियोजना कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है और वहां से कालन नदी तथा सड़क मार्ग के माध्यम से मिजोरम तक सीधा संपर्क स्थापित करती है। आज जैसे जैसे आधारभूत संरचना, व्यापारिक गलियारे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार हो रहा है, पूर्वोत्तर भारत देश की विदेश नीति का एक शक्तिशाली स्तंभ बनता जा रहा है। भारत की यह नीति पूर्वोत्तर को थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जोड़ने में केंद्रीय भूमिका निभा रही है।
पूर्वोत्तर में हो रही प्रगति केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों से लगती हैं, जिससे यह क्षेत्र रक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। इस कारण बस मजबूत सड़कें, बड़े पुल और सीमावर्ती हवाई अड्डों पट्टियों का निर्माण आपातकालीन परिस्थितियों में सैन्य आपूर्ति, त्वरित तैनाती और सुरक्षा तैयारियों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान के साथ पैदा हुए गतिरोध और उसके पश्चात ऑपरेशन सिंदूर की सक्रियता के दिनों में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्ता को देश ने हाल ही में समझा है। ये आप देख लीजिए, हमारा प्यारा भारत है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत, ये म्यांमार, थाईलैंड है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये देख रहे हैं। तो इन्हीं की बातें हो रही हैं। केंद्र सरकार के सतत प्रयासों का सुपरिणाम तो आप देखेंगे कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर भारत के परिदृश्य में जो बहुआयामी परिवर्तन आया वह मोदी सरकार के समर्पित प्रयासों का पहाड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अब तक 65 बार से अधिक पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, जो किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा इस क्षेत्र में की गई यात्राओं का एक कीर्तिमान है। साथ ही केंद्र सरकार ने नीति के स्तर पर यह सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय मंत्रीगण क्षेत्र के साथ सहभागिता स्थापित करें। इसलिए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रियों को निरंतर इस क्षेत्र की यात्रा का सुझाव दिया है, जिसका पालन भी किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए 5,915 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 47% की वृद्धि है। इतना ही नहीं, सभी केंद्रीय मंत्रालयों को यह निर्देश दिया गया कि कुल बजट सहायता का एक न्यूनतम 10% इस क्षेत्र में खर्च करेगा। इसका प्रभाव यह हुआ कि 2025-26 में 54 मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर के लिए 1,05,833 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री डिवाइन योजना वर्ष 2022-23 में आरंभ की गई। इसके अंतर्गत 6600 करोड़ का कुल लागत से बुनियादी ढांचा से लेकर सामाजिक कल्याण और आर्थिक समावेशन तक हर स्तर पर पूर्वोत्तर को मजबूती प्रदान करना है। पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट नीति ने आज पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से में न केवल सम्मिलित किया बल्कि आज यह क्षेत्र राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का भी नेतृत्व कर रहा है। औद्योगिक विकास का नया केंद्र केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित न रहकर पूर्वोत्तर भारत अब औद्योगिक निवेश का भी आकर्षण केंद्र बनता जा रहा है। यह औद्योगिक विकास भविष्य के रणनीतिक आयाम सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में हो रहा है। वर्तमान में केंद्र सरकार ने असम में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना को मंजूरी दी है, जो लगभग 27,000 करोड़ रुपए की निवेश के साथ क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा औद्योगिक उपक्रम होगा। यह न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा बल्कि पूर्वोत्तर को भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण मानचित्र पर भी स्थान दिलाएगा। साथ ही राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत मार्च 2020 तक इस क्षेत्र में 208 उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हो चुकी है, जो स्थानीय संसाधनों के बेहतर दोहन, स्थानीय आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए अपनी राय। ये बांग्लादेश में घुसपैठी वोटरों की तलाश, यहाँ आप देखिए फर्जी वोटर भी बन चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। अभी आपको अगर कोई दस्तावेज बनवाना है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं वो आसानी से बनवा लेते हैं, उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं। तो उसी की बात होनी, इस पर बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोगों को देखना हो तो देखिएगा आप लोग। सुनिश्चित होगी आर्थिक समृद्धि। और दूसरी आप देखते हैं एक देश एक चुनाव को लेकर बातें हो रही हैं। आप सोचिए 2014 आप लोगों को याद होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आप देखते हैं प्रचार प्रसार कर रहे थे, बीजेपी की तरफ से घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि इन बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। कोई कह रहा था बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा, अरब सागर में डुबो दिया जाएगा, कोई कहता था हिंद महासागर में डुबो दिया जाएगा। अब आप सोचिए इतने साल हो चुके, आज तक यही मालूम नहीं चला कितने अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, कितनी संख्या हो उनकी। कई लोग लाखों में कहते हैं, कई लोग करोड़ों में कहते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने आप देखिए चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, उन्होंने काम शुरू भी कर दिया। तो हमारे नेता कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस। और आप सोचिए कि अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि भैया आप मुंह उठा के आ जाइए, क्योंकि हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं है, हम दूसरों को क्या देंगे। तो देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव के 5 वर्ष में कई बार होने से सबसे अधिक प्रभावित यदि कोई व्यापार है तो वह देश की गल्ला मंडियों में कृषि उत्पादों का व्यापार। भारत की लगभग आप देखिए 6000 छोटी बड़ी मंडियों में से अधिकांश का अधिग्रहण चुनाव के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के लिए किया जाता है। और आप देखिए फिर चाहे वह लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर निगम हो, पालिका हो, पंचायत चुनाव हो, इससे सबसे अधिक नुकसान होता है मंडियों में व्यापार करने वाले व्यापारियों, किसानों, अनुबंध संबंधित कृषि उत्पाद श्रृंखला से जुड़े उद्यमियों को। और जब भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ तनाव का सामना करना पड़ रहा है
तब देश को आर्थिक रूप से और भी सशक्त होने की आवश्यकता है। इसके लिए बार बार होने वाले चुनाव की जगह एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता है, ताकि संसाधनों की बर्बादी रुके और विकास में गति आए। एक और आप लोगों को बता दूं, यहाँ देखिए, यहाँ आपको मालूम होना चाहिए कि जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, इन्हें करवाता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जो स्थानीय चुनाव होते हैं, सरपंच के, नगर पालिका, नगर निगम, उनके लिए हर राज्य में चुनाव आयोग होता है, वही देखभाल करता है। तो सर्वविदित है कि 2023 में भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था एक साथ चुनाव की व्यवहारिकता और इस कारण देश में कई तरह के लाभों का अध्ययन करना। समिति ने 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त की, जिसमें से 80% से अधिक नागरिक इन विचार का समर्थन कर रहे हैं। देश के 43 राजनीतिक दलों में से 32 दलों ने भी संसाधनों के बेहतर उपयोग, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक स्थिरता का हवाला देते हुए अपना समर्थन दर्ज किया। हालांकि कुछ क्षेत्रीय दलों ने यह आशंका जताई कि इससे उनकी चुनावी संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन यह विधेयक स्वाभाविक रूप से हर बदलाव का एक हिस्सा है। समिति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, चुनाव CII, फिक्की, एसोचैम जैसे प्रमुख औद्योगिक संगठनों ने भी चुनाव से होने वाले वित्तीय और प्रशासनिक नुकसान को रेखांकित करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। किसान और व्यापारी पर असर। तो आप लोगों को एक और बात बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, मुख्य परीक्षा में भी लिखने के लिए कहा जाएगा, और हो सकता है कि निबंध लिखने के लिए भी कहा जाए। तो बड़ा न्यूट्रल होकर आपको लिखना है, पॉजिटिव होकर लिखना है, एक तरफा भावनाओं में नहीं बह जाना है, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में आके आपको कुछ नहीं लिख देना है, समझ रहे हैं। और आप देखेंगे कि पहले भी चुनाव एक साथ होते रहे। 1952 से लेकर 1965-67 तक देखिए साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन फिर आप देखते हैं कि उच्च विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, फिर लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले करवा दी गए। तो ये जो क्रम था ना, बदल गया था। किसान व्यापारी पर असर। तो वस्तुतः गल्ला मंडियों का चुनाव में अधिग्रहण किए जाने से सीधे देश में अरबों रुपये का व्यापार ठप हो जाता है एक तरह से। और आप देखते हैं कि इसमें आप देखते हैं लोकसभा चुनाव अक्सर रबी फसल की कटाई के आसपास होता है, और आप देखते हैं कि इससे उस समय लागू आचार संहिता के तहत 50,000 रुपये से अधिक नकदी ले जाने पर रोक किसान और व्यापारी के लिए गंभीर समस्या बन जाती है। और इससे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग वोट डालने में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मंडियों में उत्पाद नहीं ला पाते, जिससे किसी बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। ग्रामीण भारत में शादियां आमतौर पर फसल बिक्री के बाद होती हैं, और जब चुनाव के कारण किसान अपनी फसल नहीं बेच पाते तो मांगलिक कार्यों में कमी आती है, और जिससे कपड़ा, ज्वेलरी, फूड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट आदि सभी क्षेत्रों का व्यापार दुष्प्रभावित होता है। सबसे बड़ी बात है कि जब 65% ग्रामीण भारत चुनावी वर्ष में खर्च ना करें तो उसका असर देश की कुल मांग और GDP पर पड़ता है। आर्थिक नींव की मजबूती। तो आप देखिए, देश के रक्षा बजट की बात करें तो वर्ष 2025-26 में यह 13.45% बजट आवंटन जरूर है, परंतु यह भी GDP का केवल 1.9% ही है। यदि भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से सामरिक रूप से बराबरी या श्रेष्ठता बनाए रखनी है तो रक्षा क्षेत्र में आप देखिए बड़े निवेश की जरूरत है। इसलिए हमें अपनी आर्थिक नींव मजबूत करनी होगी, और यह बहुत बड़ा सत्य है। एक देश एक चुनाव के सार्थक होने से यह संभव हो सकता है। एक देश एक चुनाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सैकड़ों अरब रुपए की बचत इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। एक देश एक चुनाव केवल चुनावी सुधार नहीं है, यह एक आर्थिक, प्रशासनिक और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है। यह देश की गल्ला मंडियों, कृषि, व्यापार, उद्योगों, किसानों और आम नागरिकों के हित में है, और इससे सरकारी राजस्व, GDP वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा को नई गति मिलेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा चुनाव के 100 दिनों के उपरांत नगर निकाय, पंचायत चुनाव कराने की सिफारिश की गई। लेकिन देश में अगर चुनावी आर्थिक भार को और कम करना है तो समय की बचत करनी है तो नगर निकाय, पंचायत चुनाव भी लोकसभा, विधानसभा चुनाव के साथ हो जाने चाहिए, और फिर 5 साल के लिए फुर्सत हो जाना चाहिए। इसके लिए आम चुनाव में अंतिम चरण के 1 सप्ताह के उपरांत एक चरण और बढ़ाया जा सकता है। अतः देश की राजनीतिक पार्टियां, नीति निर्माताओं, नागरिकों को मिलकर एक राष्ट्र, एक देश है, एक राष्ट्र चुनाव के विचार का समर्थन देना चाहिए, ताकि भारत आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सके। और एक बात आप लोगों को यहाँ बता दूं कि क्या है आखिर एक देश एक चुनाव, इसके बारे में बताना चाहिए, इसके फायदे क्या हो सकते हैं उस पर आपको बातें करनी चाहिए, इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं उन्हें भी आप लोगों को देखना चाहिए।
और फिर उन समाधान क्या किया जा सकता है उन चिंताओं का, वो भी देखना चाहिए। जो कमेटियां बनाई जा रही हैं उनकी सिफारिशें क्या हैं, उस पर भी आपको बात करना चाहिए। यानी कि हर पक्ष को आप लोगों को लिखना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि क्या है आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।